ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होता है, ओएफटी क्या होती है, पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हो मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता क्या है तथा कैसे वर्क करता है, और प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। देखो, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है आरबीसी की साइज शेप का पता लगाने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये लाइन बहुत कॉमन लाइन होती है, ठीक है। अब इसको आरबीसी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को क्या बोलते हैं? आरबीसी फ्रेजिलिटी टेस्ट बोलते हैं या ओएफटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओएफटी या आरबीसी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं ये? देखो, आरबीसी सेल्स को सैलाइन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो हिमोलाइसिस यानी कि आरबीसी हिमोलाइसिस होगी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं? जब आरबीसी सेल्स को नॉर्मल सैलाइन में या फिर सॉल्यूशन में या फिर सैलाइन सॉल्यूशन में ऐड करने पर आरबीसी हिमोलाइसिस होगी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। बेसिकली 2 हेरिडिटी स्टेज में किया जाता है। कौन कौन सी 2 हेरिडिटी स्टेज होती है? देखो, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो 2 आनुवंशिक स्टेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। थैलेसीमिया में क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्पेरोसाइटोसिस। स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है? स्पेरो मतलब स्पेरिकल यानी कि राउंड, ठीक है, और साइटोसिस मतलब सेल, यानी कि स्पेरोसाइटोसिस में सेल जो है वो राउंड हो जाती है, बिल्कुल गोल हो जाती है। और नॉर्मल सेल कैसी रहती है? ऐसी रहती है, थोड़ी बाइकोनकेव शेप में, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं? आरबीसी सेल्स का जो साइज है, शेप, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बेसिकली आरबीसी सेल्स को विभिन्न हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो नॉर्मल सैलाइन होता है उसमें ऐड करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आरबीसी सेल्स जो है वो हिमोलाइसिस हुई है नहीं है, आरबीसी सेल्स लाइफ हुई है नहीं है, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने नोट्स इसके दे दिए हैं, पीडीएफ दे दिया है मैंने, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, प्रिंसिपल सिंपल सा है। आरबीसी सेल्स का साइज व शेप का पता लगाने के लिए हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप, ठीक है। ऑस्मोसिस होता क्या है? पहले ऑस्मोसिस देखो ये आरबीसी सेल्स है, ठीक है। अब आरबीसी सेल्स में वाटर तो इजीली चला जाता है, ठीक है, वाटर तो इजीली चला जाता है, लेकिन अदर जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं अदर, जैसे कि नॉर्मल सैलाइन, वो मूवमेंट नहीं करता है, वो बाहर रह जाता है, वो अंदर नहीं जाता है, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने ऑस्मोसिस। किशमिश वाला एग्जांपल, कि किशमिश को पानी में भिगो के रखते हैं, वो फूल जाती है, वही वाला इसमें रूल लागू होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है कि आरबीसी सेल्स के बाहर लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर होती है? आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी सेल्स के बाहर जो लेयर पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो क्या करती है? पानी को तो इजीली घुसे देती है, यानी कि पानी तो अंदर चला जाएगा, पानी तो इजीली मूवमेंट हो जाएगा अंदर, लेकिन अदर जो सॉल्यूशन रहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो अदर रहते हैं वो बाहर रहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सैलाइन, नॉर्मल सैलाइन, वो बाहर रह जाते हैं। अब वो बाहर क्यों रहते हैं इसका पता लगाने के लिए करते हैं हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, कितने मूवमेंट पर रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। अब देखो, आरबीसी को डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखा जाता है, आरबीसी सेल्स को डिफरेंट कंसंट्रेशन या फिर आरबीसी को एक लिक्विड घोल में डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखा जाता है, तो वो हिमोलाइसिस होगी या नहीं, आरबीसी सेल्स लाइसिस होगी या नहीं, होगी तो कितने सॉल्यूशन पर होगी, कितने मार्क पर होगी, कितने परसेंटेज पर होगी, या फिर कौन सा डायल्यूशन है जिस डायल्यूशन पर आरबीसी सेल्स लाइसिस होगी, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, और इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। सीधा सा आप ये याद रखो कि आरबीसी सेल्स का साइज या शेप का पता लगाने के लिए किया जाता है। और बेसिकली 2 कंडीशन में होता है, 2 हेरिडिटी कंडीशन होती है, थैलेसीमिया और स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू की। अलग अलग बुक में अलग अलग नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू होगी कंसंट्रेशन के हिसाब से, नॉर्मल वैल्यू इसकी होगी 5% से लेकर 45% तक हिमोलाइसिस। कौन से डायल्यूशन में? 4.5 ग्राम NaCl में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, दोनों कॉमन से है। नहीं समझ में आया तो डाउट जो भी है नीचे कमेंट कर देना। नोट्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक पर, आप मुझे फॉलो कर लेना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, या तो फेसबुक में आपको दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, जहां मुझे ठीक लगेगा मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो फॉलो करोगे आपको तभी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कौन सी कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट बढ़ जाती है, फिर कौन से डिजीज में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट घट जाती है। तो मैंने आपको नोट्स दे दिए, मैं उनमें से बता रहा हूं
ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका हाई ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, यानी कि हाई ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो किन किन डिजीज में होगी। ठीक है, सबसे पहले हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, जॉन्डिस तो है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, तो उसमें आपको हाई ओएफटी देखने को मिलेंगी। बर्न में, बर्न वाले केसेस में देखने को मिलेंगी। केमिकल पॉइजन कोई इंटेक कर लिया हमने, उसमें देखने को मिलेंगी। स्पेरोसाइटोसिस, मैंने आपको बताया था ना, स्पेरोसाइटोसिस, स्पेरोसाइटोसिस वाली कंडीशन में देखने को मिलेंगी। स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी सेल्स की जो शेप होती है वो बदल जाती है, स्पेरिकल हो जाती है, नॉर्मल बाइकॉनकेव रहती है, स्पेरिकल हो जाती है। ठीक है, अब लो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कौन कौन सी डिजीज में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उस केसेस में देखने को मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया है तो एनीमिक कंडीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, लीवर डिजीज है, कोई लीवर इंटेक करता है ब्लड को, लीवर, ठीक है, लीवर डिजीज कोई उसमें देखने को मिलेगी। पॉलीसाइथीमिया उस डिजीज में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का और प्रिंसिपल पढ़ लिया आपने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर या रिजल्ट, प्रोसीजर और रिजल्ट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, ये 12 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से डायग्राम बनाना है, टेस्ट ट्यूब बनानी है, यदि आपके पास टाइम है तो। डायग्राम से समझाओगे एग्जाम में तो इजी नंबर ज़्यादा आएंगे आपके। ठीक है, तो जल्दी हम समझ लेते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के प्रोसीजर को। देखो 12 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हम 12 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 12 टेस्ट ट्यूब पर मार्कर से हम लेबल्ड कर देंगे, इसको नंबर दे देंगे। नंबर देने के बाद इनको रैक में लगा देंगे। ठीक है, 12 टेस्ट ट्यूब को हम रैक में लगा देंगे। लगाने के बाद ठीक है, अब इस पर मार्किंग करेंगे। नंबरिंग की हमने मार्किंग कर ली है, 1 से लेके 12 तक मार्किंग कर ली है नंबरिंग की। अब जो पहली जो ट्यूब है उसमें एन मार्क करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट की ट्यूब है उसमें डब्ल्यू मार्क करेंगे। ये कंट्रोल के काम में आती है। ठीक है, किसके काम में आती है, कंट्रोल के। तो एन वाली ट्यूब और डब्ल्यू वाली ट्यूब याद रखना कि कंट्रोल के काम में आती है। अब एन ट्यूब में ऐड करेंगे हम 25 ड्रॉप 0.9% सलाइन। ठीक है, और डब्ल्यू की ट्यूब में ऐड करेंगे हम 25 ड्रॉप डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब काफ़ी सारी बुक्स में डाइल्यूशन बताया है, काफ़ी सारी बुक्स में ड्रॉप वाइज बताया है, लेकिन मैं आपको ये जो मेथड बता रहा हूँ ना ड्रॉप वाइज का, 25 ड्रॉप 23 ड्रॉप, ये वाला जो डाइल्यूशन है बहुत समझ में आ जाएगा, इजी डाइल्यूशन से। ठीक है, आप एग्जाम में यदि इस डाइल्यूशन को भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नॉर्मल सैलाइन का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ जो डाइल्यूशन बना है वो भी आप एग्जाम में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में दोनों डाइल्यूशन आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको नोट्स में पीडीएफ में जो मैंने टेबल दी है वो भी आप बना लेना। ठीक है, अब देखिए हमने 12 टेस्ट ट्यूब ले ली, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में एन लिख दिया, लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब में डब्ल्यू लिख दिया। ये कंट्रोल के काम में आएगी। कंट्रोल के काम में क्यों आएगी कि जब हम टेस्ट प्रोसीजर कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट सही है नहीं या नहीं। ठीक है, ये कंट्रोल में काम में आएगी। एन वाली कंट्रोल ट्यूब में 25 ड्रॉप 0.9% सैलाइन डालना है, या कंसंट्रेशन से देखें तो 0.9% सैलाइन डालना है, नॉर्मल सैलाइन डालना है। ठीक है, और 12वीं टेस्ट ट्यूब में 25 ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालना है, या फिर 0.1% नॉर्मल सैलाइन डालना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है ना, ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो डाइल्यूशन है ये नॉर्मल सैलाइन से नहीं बनाया है, ये डाइल्यूशन बनाया है डिस्टिल वाटर प्लस में नॉर्मल सैलाइन। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है नीचे वाला डाइल्यूशन, डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सैलाइन, तब जाके ये इतना डाइल्यूशन रेडी हुआ है। ठीक है, टेबल में इजीली मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो पहली टेस्ट ट्यूब क्लियर होगी हमारी, एन वाली टेस्ट ट्यूब 25 ड्रॉप 0.9% सैलाइन डाल दी या 0.9% नॉर्मल सैलाइन डाल दिया हमने। ये डब्ल्यू वाली ट्यूब क्लियर होगी। अब देखो फिर हमने एक एक ड्रॉप छोड़ के हमने दूसरी से लेके 11वीं टेस्ट ट्यूब में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर नॉर्मल सैलाइन को डालना है। ठीक है, कैसे, 25 ड्रॉप 24 ड्रॉप 21 19 17 15 13 11 9 7। ठीक है, तो ऐसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हमें 0.5% नॉर्मल सैलाइन डालना है। ठीक है, और नीचे वाले डाइल्यूशन में क्या लगेगा 0.65, तो भाई ये भी सही है और ऊपर वाला डाइल्यूशन दो ये भी सही है। तो कुछ भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी डाइल्यूशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो डाल दिया। अब इसका रिजल्ट करने से पहले अब देखो, ठीक है, इतना डाल दिया हमने, नॉर्मल सैलाइन डाल दिया, कितना डालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सभी ट्यूब में डालना है हमको एक एक ड्रॉप होल ब्लड, सभी ट्यूब में एक एक ड्रॉप होल ब्लड डाल दिया। होल ब्लड डालने के बाद अब
कई सारी बुक्स में लिखा है कि कितना होल ब्लड लेते हैं, तो वो कोई इतना इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं, एक एक ड्रॉप ही बैलेंस है। ठीक, एक एक ड्रॉप हमने होल ब्लड डाल दिया। अब इसके बाद इनको कर लेंगे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे इनको। अब कई बुक में लिखा है 30 मिनट, आधा घंटा, 2 से 3 घंटा, तो जिस हिसाब से डाइल्यूशन बनाते हैं उस हिसाब से टाइमिंग लेते हैं। तो एवरेज आधे घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक या फिर 2 से 3 घंटे तक हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टे छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर पर किस लिए छोड़ते हैं भाई? हीमोलाइसिस जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में कि जो आरबीसी जो लाइसिस होगी वो टाइम टेकिंग लेगी, यानी कि टाइम टेकिंग रिएक्शन होती है। वो नीचे बैठेगी, विभिन्न प्रकार के हमने डाइल्यूशन बनाए नॉर्मल सेलाइन के, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बनाए, तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ ही बैठेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूरा इसका प्रोसीजर है। समझ में नहीं आया है तो नीचे आप कमेंट कर देना, एक बार दोबारा और समझा दूंगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का प्रोसीजर। अब देखो दोस्तों रिजल्ट कैसे निकालते हैं इनका। ठीक है, रिजल्ट निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसका। हमने कंट्रोल में 2 ट्यूब ली थी, एन और डब्ल्यू। हमने 2 ट्यूब ली थी कंट्रोल में। एन वाली ट्यूब में आरबीसी नीचे बैठ जाएगी और सोल्यूशन कलरलेस रहेगा। ठीक है, यानी कि इसमें हिमोलाइसिस नहीं हुई है, आरबीसी लाइसिस नहीं हुई है। डब्ल्यू वाली ट्यूब में आरबीसी नीचे तो बैठ जाएगी लेकिन वो आरबीसी क्लम्प्स बना लेगी, फट जाएंगी वो। ठीक है, तो लाइसिस हो जाएगा, यानी कि हिमोलाइसिस हो जाएगा 12 ट्यूब में, और 12 वाली ट्यूब का कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, इसी प्रकार से हम हाई कंसंट्रेशन से, ये हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन से हम लो कंसंट्रेशन की तरफ एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर एग्जामिनेशन करेंगे। तो प्रोसीजर भी बहुत ईजी है, एग्जामिनेशन भी या रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, समझ में आया है नहीं समझ में आया कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, नोट्स मैंने इसके आपको दे दिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।